देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंची कांग्रेस पार्टी की टीम, बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य पल पल की बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को क्यों कांग्रेस पार्टी के कैंप के अंदर एक ऐसी सजा दी गई दोस्तों जिससे पूरी की पूरी पार्टी एकजुट हो गई है, बताएंगे क्या है पूरा मामला, कैसे राहुल गांधी के एक कदम से पार्टी को एकजुट किया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बताएंगे कौन कौन कहां पर रैली करके आया है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने की धमकी दी तो बीजेपी के लोग इस पर लगे बौखलाने, और बताएंगे कैसे आरजेडी के रैली में अचानक से उतरने लगा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, फिर बताएंगे क्या हुआ दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव के अंदर भी बचा हुआ बदलाव पूरा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के पहले चरण के चुनाव 6 तारीख को हुए दोस्तों, और 6 तारीख के बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या ईवीएम की सुरक्षा और वीवीपैट की सुरक्षा सही से की जा रही है। कई सारी खबरों को लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि 6 तारीख को पहले चरण के चुनाव के बाद समस्तीपुर के अंदर सड़क के किनारे भारी संख्या में वीवीपैट स्लिप पाई जाती है। इस मामले पर चुनाव आयोग को विपक्ष के द्वारा शिकायत किया गया दोस्तों। पहले तो बीजेपी के लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और एआरओ को निलंबित किया गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके प्रशासन ने कहा कि ये मॉक पोल यानी जो मशीन को चेक करने के लिए वोट की जाती है, टेस्ट करने के लिए, और उसका पर्ची निकलता है, ये वो पर्चियां थी। हालांकि इन पर्चियों को भी सुरक्षित रखने के सरकारी आदेश है दोस्तों, और एक तरीके से नियम है कि इन पर्चियों को भी सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इस तरीके से फेंका मिलने पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से निशाना साधा। इसके बाद दोस्तों आरजेडी ने हाजीपुर के स्ट्रांग रूम में रात में एक पिकअप वैन के आने को लेकर और सीसीटीवी स्क्रीन ऑफ होने को लेकर वीडियो साझा करते हुए संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगाए। आयोग ने प्रशासन ने प्रारंभिक जांच करते हुए कहा कि सीसीटीवी फीड मुख्य कंट्रोल रूम और पार्टी के व्यूइंग पॉइंट पर प्रदर्शित थी। संक्षिप्त टाइम आउट हो गया था, यानी एक तकनीकी समस्या आ गई थी। हालांकि दोस्तों बाद में और कई सारे सवाल खड़े किए गए। सारण के अंदर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने की अफवाह को लेकर जिला प्रशासन ने कहा कि यह गलत बात है। इसके बाद अन्य अलग जिलों को लेकर भी ऐसी खबर सामने आ रही थी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि वो अपनी एक टीम को इन पूरे स्ट्रांग रूम के हालत के बारे में विश्लेषण करने के लिए भेजेगी दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की टीम बनाई गई दोस्तों। इस टीम को अजियारपुर बाजार समिति में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उमेश राम भी इस दौरान मौजूद थे दोस्तों, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ग्रुप बनाकर स्ट्रांग रूम में जाकर या उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए और पूरी तरीके से सुरक्षा में कहीं कोई सेंधमारी ना हो, ये निरीक्षण के माध्यम से निश्चित करने के लिए बोला गया है दोस्तों। और पार्टी का पूरा एक तंत्र इस काम में जुट गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग की ओर सबकी नजर है, ऐसे में ईवीएम के स्ट्रांग रूम पर भी कड़ी नजर रखनी जरूरी है। और अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सही किया है कि टीम बनाकर मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं ताकि वो 24 घंटे निरीक्षण करे और ये पता करे कि किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी करनी जरूरी है और आंखें गढ़ाकर रखनी है विपक्ष के लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ ऐसा कुछ दोस्तों जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चल चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी अनुशासन को लेकर पूरी तरीके से सचेत है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एक एक कार्यकर्ता और नेता पार्टी के डिसिप्लिन का पालन करे, यानी अनुशासन के अंतर्गत काम करे। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में राहुल गांधी को 10 पुशअप करने के लिए बोला गया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी शनिवार को पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में जो टाइम था उस पर नहीं पहुंचे दोस्तों। तकरीबन 10 मिनट राहुल गांधी लेट पहुंचे। इस पर कांग्रेस पार्टी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर पनिशमेंट दिया जाता है। राहुल गांधी ने पूछा कि मेरे लिए क्या तय किया है आप लोगों ने, जो आप कहोगे मैं वो दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी से कहा गया कि हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि आपको 10 पुशअप्स मारने पड़ेंगे, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुशअप्स मारने शुरू कर दिए दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने कुछ नहीं पूछा और अपनी जो सजा है उसका
का पालन करते हुए 10 पुशअप्स मारे और ये सुनिश्चित किया कि पार्टी के अंदर ये पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को, खासकर नेताओं को मैसेज भेजे कि सभी को टाइम पर आना है। अगर कोई टाइम पर नहीं आएगा तो राहुल गांधी भी अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो उनको भी दंड दिया जा रहा है, तो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को भी दंड दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है, डिसिप्लिन और नियम से चलता है और ये बात एकदम क्लियर कट कर दी गई है, तो अपनी राय जरूर लिखा होता है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही एग्जाम्पल, उदाहरण सेट किया है तो लिखेगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दूसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है दोस्तों। ऐसे में 2020 की तुलना में इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ज्यादा रैलियां की है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी 4 बार बिहार आए थे और 12 सभाएं की थी। इस बार नरेंद्र मोदी ने 2025 में बिहार के अंदर 14 जनसभाएं की है दोस्तों। और तेजस्वी यादव ने अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। तेजस्वी यादव ने अब तक 155 सभाएं कर डाली दोस्तों, यानी यूं कहिए कि टोटल 155 सभाओं के साथ तेजस्वी यादव सारे नेताओं के मिलाकर जो आंकड़े हैं दोस्तों उससे भी आगे है, यानी कई नेताओं के आंकड़े मिला देंगे तो तेजस्वी यादव अकेले सबसे आगे है। एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा रैली करने वाले अगर कोई नेता थे तो वो चिराग पासवान थे दोस्तों। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम आता है, जिन्होंने तकरीबन 67 जनसभाएं की और प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से श्रद्धांजलि देते हुए अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी दोस्तों। ऐसे में अब सारा प्रचार का शोर समाप्त हो चुका है दोस्तों, लेकिन तेजस्वी यादव ने नया रिकॉर्ड बनाकर कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत लगा दी है विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस की नेत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बीजेपी वालों में नया उबाल आ गया दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि मुंबई के अंदर यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन ने एक बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चेतावनी देते हुए कि वोट चोरी अगर नहीं रुकी तो फिर युवा कांग्रेस मोर्चा संभालेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर को घेर लिया जाएगा। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई दोस्तों, जिसे लेकर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने और संवैधानिक संस्थानों पर हमला करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा निशाना साधते हुए कहा कि यह वोट चोरी नहीं बल्कि दंगाखोरी की सोच है। जीनत सबरीन कहती हैं कि अगर वोट चोरी बंद नहीं हुई तो युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली, हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे और ये चेतावनी ही समझ ले। कुल मिलाकर दोस्तों इस बयान पर बीजेपी के नेताओं के भड़कने का कारण यह है कि भाजपा के लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं यूथ कांग्रेस उसे और तेजी के साथ पूछ रहा है और दमदार तरीके से पूछ रहा है और लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चल रहा है। कभी मेट्रो में, कभी ट्रेन में, कभी सब्जी मंडी में कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर चेतना लोगों के बीच में फैला रहे हैं, यानी अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों, जिस कारण बीजेपी के लोगों के लिए हालत खराब हो रखी है कि कहीं आम जनमानस में बीजेपी को लेकर एक रोष प्रकट देखने को ना मिले। यही बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग पर हिंसा होगी इस तरीके का दावा करके बीजेपी का नेता मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग को घेरने की बात कही है कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की अध्यक्षा ने दोस्तों। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा करेंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है क्योंकि उनकी मानसिकता उस तरीके की है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के लोग थोड़े से विरोध से भी इतने ज्यादा चिढ़ जाते हैं दोस्तों, उनको लगता है कि हाथ से कुर्सी निकल जाएगी, क्योंकि पता है कि जनता में एक जबरदस्त तरीके का रोष है भाजपा के प्रति और इसी से बचने की कोशिश भाजपा करती रहती है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन भी दिल्ली एनसीआर के लोग जो प्रदूषण के कारण बुरी तरीके से त्रस्त है दोस्तों, उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और 20, 25, 30, 50, 100 लोग जितने भी जुटेंगे, सैकड़ों लोग जुटेंगे, सबको इकट्ठा करके इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण यानी पॉल्यूशन के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। और बीजेपी की रेखा गुप्ता की दिल्ली की सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की आंख खोलने के लिए और आसपास के राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबकी आंख खोलने के लिए यह विरोध किया जा रहा है। लोग अपने हाथ में तख्तियां लेकर इंडिया गेट पहुंच गए दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। अब इन सभी लोगों को विरोध नहीं करने दिया गया, पुलिस ने गाड़ियों में बिठाकर इनको न जाने कहां लेकर चले गए। इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वायु का अधिकार हमारा मूलभूत मानव अधिकार है और अपने अधिकारों की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्यों हमारे देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध नहीं करने दिया जा रहा? वायु प्रदूषण के कारण करोड़ों भारतीय, जिसमें हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियां हैं और बुजुर्ग हैं, सबके सब बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लगातार सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है दोस्तों। यानी पहले बोला कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उसे हटवा दो, प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन जब जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दी, भाजपा को बहुमत दे दिया, अब भी बीजेपी से 7 महीने हो गए दोस्तों, तब भी प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब कुछ दिनों में भाजपा के लोग इसका ठीकरा आसपास के पड़ोसी देशों पर भी फोड़ेंगे, क्योंकि हर जगह तो इनकी सरकार है। अब ये बहाना कुछ और बना नहीं सकते, तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के
ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा लोगों की जान दिल्ली एनसीआर के एरिया में जा रही है और लोग बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार की संवेदनाएं एकदम खत्म हो चुकी है। इसीलिए जो लोग विरोध करने के लिए भी आ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ा मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है दोस्तों। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच बिहार में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे दोस्तों, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर आरजेडी की सभा में उतरने लगा। क्योंकि आरजेडी की सभा में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को लगा कि हो सकता है कि मेरी रैली में चुनाव से अचानक पहले जनता जाग गई और जनता भारी संख्या में आ गई क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जैसे ही बीजेपी का नेता का हेलीकॉप्टर नीचे की ओर थोड़ा झुकता है दोस्तों और हेलीपैड की ओर आता है, उसको वहां पर हरे हरे झंडे लालू यादव जी के दिखाई देते हैं और लालू यादव जी को देखकर बीजेपी वाले ऐसे भागते हैं दोस्तों जैसे किसी जंगल के अंदर शेर को देखकर अन्य लोग भागने लगते हैं। ऐसे में जैसे ही लालू यादव जी का झंडे पे तस्वीर देखा गया दोस्तों, बीजेपी के नेता का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आते आते वापस से उड़ गया। लोग इस पर हंगामा करने लगे, नारे लगाने लगे और कहने लगे कि यहां से हेलीकॉप्टर लेकर जाओ, ये तुम्हारी रैली नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल की रैली है, इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारी रैली में नहीं आएगी। और इसके बाद दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले सोच तो रहे होंगे कि कभी सपने में इस तरीके की रैली वो कर पाते, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि अब जनता बीजेपी को लेकर पूरी तरीके से उदासीन हो गई है। सबको पता चल चुका है कि भाजपा वाले केवल गोल गोल घुमाएंगे और बाद में 15-20 साल तक राज करने के बावजूद नेहरू को कोसते रहेंगे कि नेहरू ने ये नहीं करने दिया, महात्मा गांधी ने वो नहीं करने दिया। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को बीते दिन संबोधित कर रहे थे। लगातार वो बिहार में प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच हरियाणा में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक पूरा पीडीएफ लॉन्च किया दोस्तों, फाइल लॉन्च किया, बल्कि पूरा बंडल लेकर आए थे सबूतों का। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिली भगत को सबके सामने उजागर किया। जैसा सुप्रिया श्रीनेट ने कहा, आगे वो कहती है कि बीच में कल वो एक दिनों के लिए जिला अध्यक्षों की बैठक के लिए मध्य प्रदेश चले गए तो भाजपा वाले कहने लगे कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव है तो मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के कार्यक्रम में क्यों चले गए, क्यों राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए हैं, वहां तो चुनाव भी नहीं है। जबकि राहुल गांधी संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए और संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में गए थे। और वैसे भी दोस्तों बिहार के अंदर राहुल गांधी को कुछ एक रैली करनी पड़ती है, बाकी तो तेजस्वी यादव ने एक तरफा मोर्चा संभाल रखा है। 155 रैलियां करके ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेजस्वी यादव को ही भाजपा वाले बिहार में रोक ले वही उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक में गए थे दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी पचमढ़ी जो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है वहां पर टाइगर सफारी करने लगे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी वाले भड़ककर कह रहे हैं कि राहुल गांधी टाइगर सफारी करते हुए जंगल में घूम रहे हैं और जानवरों से वोट मांग रहे हैं। सोचिए दोस्तों भाजपा वालों को राहुल गांधी की चिंता कितनी हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि बिहार का चुनाव जितना ज्यादा लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा उतनी ज्यादा बीजेपी वालों के लिए समस्या होगी। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आकर बिहार में भाषण दे और जो नेशनल मुद्दे हैं यानी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द पूरा बहस शुरू हो जाए बिहार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी इमोशन यानी लोगों की भावना के आधार पर चुनाव जीत ले। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि उनको कुछ जगह जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करना, वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। और सबको पता है कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के तो फिर उनकी रैली के ही मायने होते हैं और राहुल गांधी तो तेजस्वी को सपोर्ट करने के लिए डंके की चोट पर खड़े हैं। भाजपा वाले क्यों बौखला रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी बिहार में रैली करने के लिए नहीं आए, क्योंकि बीजेपी के लोग ही ग्रुप बनाकर गुट बनाकर चुनाव आयोग गए थे और बोल रहे थे कि राहुल गांधी को प्रचार मत करने दीजिए। उन्होंने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी मंच पर नाचने लगेंगे, ये अच्छे तरीके से नहीं बोला गया, मोदी का अपमान किया गया। तो जब भाजपा वाले खुद जा रहे चुनाव आयोग राहुल गांधी की रैली रुकवाने के लिए, क्योंकि इनको डर है कि राहुल गांधी की रैली से भाजपा वालों की हालत खराब हो जाएगी, तो अब बीजेपी वाले मीडिया में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर अब ये टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये हवाई बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, केवल बोलना है तो बोल देते हैं बीजेपी वाले, वरना सबको पता है कि राहुल गांधी के कारण बिहार में बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच में पहुंच चुका है। साथ साथ दोस्तों कई दशकों से राजनीति को कवर कर रहे पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक बड़ा दावा किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात है, बात यह है कि 3 दिन हो गए हैं पहले चरण के चुनाव के संपन्न हुए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक तौर पर जो अंतिम आंकड़ा है वो जारी नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया कि वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत कितना था अलग अलग समुदाय के बीच में, यानी महिलाओं में और पुरुषों में कितने परसेंट लोगों ने, महिलाओं ने या फिर पुरुषों ने वोट डाला, ये भी नहीं बता रहा है चुनाव आयोग। तो
आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? भारत के अंदर दावा किया जाता है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराने के पीछे तर्क दिया जाता है कि ईवीएम से जल्दी गिनती हो सकती है और ईवीएम से चीजें आसान हो जाती है। तो फिर महिलाओं और पुरुषों ने कितने कितने % वोट डाला ये बताने में बीजेपी वाले हिचकिचा क्यों रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि 3-3 दिन का टाइम क्यों ले रहे हैं वो आंकड़ा जुटाने में। उनके हेडक्वार्टर में तो उसी दिन इंफॉर्मेशन पहुंच गया होगा, उनको केवल जोड़ना होगा, ऐड करके उनको देखना होगा कि कितने लोगों ने वोट डाला, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों? एआई का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी उनको बड़े आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 दिन बीतने के बाद भी अंतिम आंकड़े जारी नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ झोल है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकार भी इसी और संकेत दे रहे हैं। साथ साथ इंडिया गठबंधन के सांसद हनुमान बेनीवाल अंता में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, और अंता में हनुमान बेनीवाल प्रचार भाषण दे रहे थे। इस दौरान 4:30 बज जाता है और भाषण के दौरान वो बोलते रह जाते हैं और उनका हेलीकॉप्टर उड़कर चला जाता है। पायलट लेकर चला जाता है हेलीकॉप्टर दोस्तों, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम था। उससे पहले हनुमान जी बेनीवाल को वहां जाकर हेलीकॉप्टर में बैठना था, वो नहीं बैठ पाए, तो फिर हेलीकॉप्टर चला गया। तो एक तरीके से एक मजाकिया सीन बन गया जिसे लेकर लोग हंस भी रहे थे और खुद हनुमान बेनीवाल भी हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये तो मुझे छोड़ के चला गया। कुल मिलाकर दोस्तों अंता विधानसभा सीट काफी ज्यादा रोचक सीट बन गई है। यहाँ पर नरेश मीणा के सामने 3 अन्य दमदार उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। एक तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार मैदान में है उन्हें अशोक गहलोत चुनाव लड़वा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा हुआ है और डटकर मुकाबला चल रहा है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो सबके साथ खुशी से मजाक के अंदाज में बात करते हैं और कहीं ना कहीं हर सीन को इस तरीके से बना देते हैं कि लोग हंसी मजाक करते हैं और एक तरीके से खुशहाली के साथ वो अपने भाषण में असली मुद्दों को रखते हैं। ये अच्छी बात है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा हनुमान जी बेनीवाल के बारे में दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो कर्नाटका के लोकल म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि क्योंकि वो ईवीएम पर भरोसा करते हैं और देश की जनता भी ईवीएम पर भरोसा करती है, तो इसकी शुरुआत कहीं से तो की जाए। तो जरूरी है कि जहां कांग्रेस पार्टी शासित राज्य है तो वहीं से शुरुआत कर दी जाए। इसीलिए कर्नाटका के अंदर लोकल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। डीसीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने बोला है कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और राज्य चुनाव अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। अच्छी बात है दोस्तों, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जब 3-3 दिन लग रहे हैं काउंट करने में कि किसने कितने % वोट डाला है, तो फिर बैलेट पेपर में क्या दिक्कत थी? गिना तो बैलेट पेपर में ही जल्दी जा सकता था। सांसद आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती बोलती है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बिहार में आकर कहते हैं कट्टा, तेजस्वी यादव बोलते हैं नौकरी, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कट्टा, तेजस्वी यादव बोलते हैं हर घर नौकरी, मोदी बोलते हैं कनपट्टा, तेजस्वी यादव बोलते हैं सरकारी नौकरी, मोदी जी बोलते हैं शिक्षक के 6 गोली छाती में ठोकी, तेजस्वी कहते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, मोदी जी कहते हैं हैंड्स अप, तेजस्वी कहते हैं अजी नौकरी नौकरी। इस बार बिहार इन भाजपाइयों को हैंड्स अप कराकर बिहार से बाहर भेज डालेगी, यानी बाहर भेजने का इनका टाइम आ चुका है। ये लोग पूरी तरीके से बिहार में जब भी आते हैं बिहार को इस मानसिकता से देखते हैं कि यहाँ पर कट्टा चलता है और दादागिरी गुंडागर्दी चलती है, और जब नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं दोस्तों तो वहां पर कट्टा और गोलीबारी की बात नहीं होती। वहां पर नरेंद्र मोदी कहते हैं सेमीकंडक्टर का प्लांट दे देंगे, गिफ्ट सिटी दे देंगे, कभी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन दे देंगे, कभी 16 बिल्डिंग का एक रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे देंगे, कभी कहते हैं कोई पोर्ट बनाकर दे देंगे। तो ये लगातार चल रहा है दोस्तों। लेकिन जब बिहार आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि किन भाषा का इस्तेमाल मोदी और शाह करते हैं। ये बिहार के लोगों का साफ तौर पर बड़ा अपमान है। अब समय है बिहार के लोगों को इस पूरे मामले पर अपना निर्णय लेने का। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन खत्म हो चुका है दोस्तों बीते दिन, और नवादा से बड़ी खबर आई है। मिली जानकारी के अनुसार नवादा में आरजेडी के नेता की गाड़ी के ऊपर गोलीबारी हो गया। पूरा मामला नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के पचबा गांव का है दोस्तों, जहां पर शनिवार को देर रात वो प्रचार कर रहे थे आरजेडी के नेता और मुखिया पति अवधेश महतो। उनकी गाड़ी पर अज्ञातों ने हमला करते हुए 10 राउंड की फायरिंग कर डाली दोस्तों। इस हमले में गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि अवधेश महतो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिससे वो बाल बाल बच गए। लेकिन जंगल राज का एक जीता जागता उदाहरण सबके सामने आ गया है। अगर आप भी मानते हैं कि जंगल राज से लोग पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और बिहार के अंदर जंगल राज नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। गुंडे खुलेआम बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या कर देते हैं पटना के अंदर। उसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल का नेता जो चुनावी मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों, उसको भी इस तरीके से मारा गया है। साथ साथ दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से
इस्तीफा दे दिया। जानकारी के अनुसार एमसीडी चुनावों में चांदनी महल वार्ड की सीट पर आम आदमी पार्टी ने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की सहमति के बिना किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया, जिससे वो बेहद नाराज नजर आए। दोस्तों, शोएब ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो फिर इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ देवास जिले में छात्राओं को साहसिक कदम उठाते हुए देख मंत्री का काफिला रोक दिया गया। दोस्तों, और छात्रावास में हो रही अनियमितताओं की शिकायतें मंत्री के सामने दी गई और छात्राओं की शिकायतें सुनकर मंत्री खुद छात्रावास पहुंचे और इस दौरान निरीक्षण में बड़ी खामियां उन्होंने पकड़ी है। दोस्तों, ये पूरी खबर है देवास मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर छात्रावास में अनियमितताएं चल रही है और मंत्री जी को पता भी नहीं था। जब मंत्री जी की गाड़ी रुकवाई गई तब जाकर मंत्री जी को इस बारे में थोड़ी बहुत भनक लगी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मंत्रियों को पता सब कुछ है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है, क्योंकि सबका भला हो रहा है इस भ्रष्टाचार के युग में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन से ही देश में स्वच्छ हवा और पानी मिलेगा और बदलाव बहुत जरूरी है, जैसा लालू यादव भी बोलते हैं कि रोटी को पलटता रहना चाहिए व्यक्ति को ताकि रोटी जले ना। और आप लोग जानते हैं कि जिन राज्यों के अंदर बार बार हर 5 साल पर सरकार बदला करती है वहां पर विकास ज्यादा होता है और इसीलिए बिहार वालों को इस बार विचार करना पड़ेगा। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।